A chartered accountant is said to be an expert of accounts and audit. ऐसी बात हमने थोड़ी दिल पर ले ली, जिसका नतीजा हम अब भुगत रहे। सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नवंबर 2023 का पेपर। पहला क्वेश्चन 20 मार्क का कंपलसरी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाना है सब्सिडरी के साथ कंसोलिडेट करके, जिसमें ढेर सारे, एक दो नहीं ढेर सारे कंसेप्चुअल इश्यूज हैं। और जो मैंने कुछ कॉपीज स्टूडेंट्स की देखी, उसमें जिन चीज़ों के मार्क्स दिए और नहीं दिए, उसके आधार पे इंस्टीट्यूट ने पॉसिबली क्या सही माना है और क्या गलत, क्योंकि सजेस्टेड आंसर तो वो 2 महीने बाद देते हैं रिजल्ट के, ताकि रिवैल्यूएशन वगैरह के टाइम खत्म हो जाए और बच्चे हेल्पलेस हो जाए। तो उनके आधार पर इंस्टीट्यूट ने कई सारे ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस जो सही होते हैं उन्हें भी सही नहीं माना है, प्लस उनके खुद के सॉल्यूशन में गलतियां, कंसेप्चुअल एरर है एज पर इंडेस, वो गलत है। दैट मीन्स इफ ICI gets its own suggested answers audited by any chartered accountant who has a knowledge of Ind AS, he will definitely issue a qualified or maybe an adverse opinion on the institute suggested answer. और ऐसा क्यों? कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, हैमर लिमिटेड पेरेंट सब्सिडरी स्लीक लिमिटेड 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट गिवन है, और क्वेश्चन ने आपको बोला है कि आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज पर इंडेस हैमर और सब्सिडरी स्लीक की बनानी है, ये रिक्वायरमेंट है। इंफॉर्मेशन में सबसे पहले इन्होंने जो कंसेप्चुअल इश्यूज हैं वो सारे मैं आपको बताता हूँ। इंस्टीट्यूट ने जिस तरह से मार्क्स दिए उसके बेसिस पे मैंने एक आंसर भी प्रिपेयर किया है, और इन आंसर में इंस्टीट्यूट के इंडेस के अनुसार क्या क्या कंसेप्चुअल इश्यूज है वो भी मैंने यहाँ रेड पेन से हाईलाइट किए हैं, और देख सकते हैं आपकी एक से ज़्यादा कंसेप्चुअल एरर्स हैं विच आई हैव हाईलाइटेड हियर। एक एक करके सारी डिस्कस करते हैं। और नवंबर 23 के स्टूडेंट्स को क्या करना है, इसके बाद मई 24 के स्टूडेंट्स को क्या करना है, आने वाले हमारी जो जनरेशन्स है, पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए क्या सीख है, ये सब समझने की कोशिश है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर इससे कुछ सीख इंस्टीट्यूट को मिल जाए, विद दैट अनरियलिस्टिक होप, लेट्स डिस्कस। आपको हैमर लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है और सब्सिडरी स्लीक लिमिटेड के 31 मार्च 2023 के बैलेंस शीट के अंतर्गत सबसे पहले एक इंटेंजिबल एसेट दिया है, जिसका नोट नंबर 2 में डिस्क्रिप्शन दिया है कि यह गुडविल है। क्वेश्चन का सोल्यूशन जो बनाया है उसमें जो फाइनल आंसर है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, उसमें ये 2 लाख की गुडविल एज इट इज ऐड कर दी है। इस क्वेश्चन में बार्गेन परचेज गेन आ रहा है, इसलिए कंसोलिडेशन पे कोई एडिशनल गुडविल जनरेट नहीं हुई है, तो जो बीपीजी आया वो अलग से रिकॉर्ड कर दिया। सबसे पहला इशू कंसेप्चुअल ये है कि गुडविल इज नॉट एन आइडेंटिफाइबल एसेट। तो अगर सब्सिडरी की बुक्स में ऑलरेडी गुडविल आ रही है तो वो आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है, और अगर वो आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है तो टेक्निकली मैं कंसोलिडेटेड बुक्स में से लेके नहीं आ सकता, गुडविल मुझे कंप्यूट करना चाहिए थी। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैं जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट निकालूंगा, क्योंकि यूजुअली हम एसेट माइनस लाइबिलिटी की बजाय इक्विटी साइड से निकालते हैं, तो मुझे ये वैल्यू माइनस करके नेट आइडेंटिफाइबल एसेट निकालना। इससे इफेक्ट कुछ नहीं होगा, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट अगर कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे NCI इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, वो फेयर वैल्यू बेस्ड है। PC आपका ऐसे भी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट से इंडिपेंडेंट होता है, तो ये जो नेट एसेट्स आप निकालोगे ये थोड़ी कम आएगी, ये कम आएगी तो इससे गुडविल आपकी बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि क्वेश्चन गुडविल का नहीं है, क्वेश्चन बार्गेन परचेज गेन का है, तो आइडियली गुडविल नहीं पढ़ना है, बार्गेन परचेज गेन कम होना है। बट व्हाट दे हैव डन इज दे हैव बेसिकली शोन बार्गेन परचेज गेन द फुल वैल्यू एंड दे हैव आल्सो इंक्लूडेड गुडविल इन द कंसोलिडेटेड बुक्स। क्यों हुआ ऐसा? इंस्टीट्यूट ने इस बार ESOP का ये क्वेश्चन ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन से रिड्राफ्ट करके बनाए। ओल्ड कोर्स के मटेरियल से हमने एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्रिएट किया था पावर बैच में, उसका एक क्वेश्चन करण और शाहरुख का हमने बनाया था, विच इज सिमिलर टू दिस, हमने डिस्कस भी किया। तो ये रीड्राफ्टेड क्वेश्चंस है। अब रीड्राफ्टेड क्वेश्चंस में क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड डेज में कुछ कंसेप्चुअल डिफरेंसेस है, जैसे कि एज में गुडविल के ऊपर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते थे जैसे इंडेस के ऊपर हैं कि गुडविल को आइडेंटिफाइबल एसेट्स यहाँ पे नहीं मान रहे, इसलिए देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न, कंपैरिजन डिफरेंसेस है।
इतना सोचे बिना बस उस क्वेश्चन को उठा के यहाँ पर डाल दिया थोड़े बहुत चेंजेस करके, और उसके कारण क्या क्या कंसेप्चुअल इश्यूज है ये समझ रहे हैं। ये पहला कंसेप्ट। स्टूडेंट को इन्होंने मार्क्स दिए 2 लाख के, हमने बोला ठीक है सर हमने भी ऐसा ही किया। प्रॉब्लम ये नहीं है मार्क्स मिल गए, प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट जब वहां पर जाता है तो उसके मन में ये डाउट आता है, और जब डाउट आता है तो उसके मन में ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं अपने इंडेज के अनुसार अगर आंसर दूंगा तो मुझे उसके मार्क्स मिलेंगे, शाबाशी मिलेगी कि वेल डन, यू हैव डन अ गुड थॉटफुल अप्रोच यू हैव गिवन। रादर बच्चा ये मान के चलता है कि भैया मैंने अगर ऐसा कर दिया, मुझे नहीं लगता शायद इंस्टीट्यूट ऐसा सोच रहा होगा, कहीं मेरा आंसर गलत ना कर दे। तो इंडेज की बजाय बच्चा क्या सोचने लगता है, इंस्टीट्यूट क्या सोच रहा होगा वो तो किसी को पता नहीं है, पर उनके लास्ट हरकतों के आधार पर हम क्या करते हैं, उसके बेसिस पे देन वी कंक्लूड और फिर आंसर बना देते हैं। कई स्टूडेंट बोलेंगे सर ये वाला एस्पेक्ट तो हमने सोचा ही नहीं था। नेवरदलेस अच्छा हुआ नहीं सोचा आपने। अगला इश्यू समझिए। क्वेश्चन में इस बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो सब्सिडी के 5 लाख की शेयर कैपिटल है, 10 रुपये का एक शेयर है, 50,000 शेयर्स हैं। स्टेप एक्विजिशन का क्वेश्चन है। हैमर लिमिटेड एक्वायर्ड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ स्लीक लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी 40%। ये शेयर 12 रुपये पे एक्वायर किए, एक शेयर 2,40,000 रुपये की इसकी टोटल कॉस्ट हुई। फर्दर एक्विजिशन हुआ 17,500 इक्विटी शेयर का 1 अक्टूबर पे, जिसकी कॉस्ट 92,500 रही, 11 रुपये से। आगे फेयर वैल्यू भी एनसीआई को भी फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, यहाँ पे भी 11 रुपये वैल्यू दी गई है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, तो ये सही है। प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को हमें रीमेजर करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में, तो हम ये 20,000 के इन्वेस्टमेंट को रीमेजर करेंगे तो ये 2,20,000 पे आ जाएगा। तो इससे 20,000 रुपीज़ का P&L में लॉस बुक होगा। और पीसी के कैलकुलेशन के लिए मैं 192,500 प्लस 2,20,000 ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है यहाँ तक, एक्सेप्ट द फैक्ट कि हैमर ने 40% एक्वायर करके स्लीक को अपनी एसोसिएट बना लिया था ऑन दैट डेट। तो 6 महीने तक इसकी एसोसिएट की अकाउंटिंग होना चाहिए थी। हालांकि क्योंकि इस क्वेश्चन में सीधे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पूछी है तो वो एडजस्टमेंट का कोई मायने नहीं रखता है, बट सोचने में आता है कि वो एसोसिएट होना चाहिए। अब एसोसिएट में क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं, तो 240 पे ही रिकॉर्ड करते हैं, एक्सेप्ट अगर बार्गेन परचेज गेन हो तो वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है और कैपिटल रिजर्व बुक करना पड़ता है। और इस क्वेश्चन में अगर आप 1 अप्रैल के आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स निकालोगे तो देयर विल बी अ बार्गेन परचेज गेन, और 2,50,000 रुपीज़ का आपका शेयर एंड आइडेंटिफाइबल एसेट आता है। बार्गेन परचेज गेन उस बेसिस पे बुक होता है, और बार्गेन परचेज गेन के कारण आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, तो इफेक्टिवली आपका कैपिटल रिजर्व बढ़ेगा और दूसरी तरफ आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। फिर 250 के इन्वेस्टमेंट को आइडियली 6 महीने के प्रॉफिट का मैं शेयर दूंगा, फिर उसके बाद में उसे 220 पे मेजर करूंगा, तो गुडविल कंसोलिडेशन या सब्सिडरी कंसोलिडेशन के लिए, गुडविल के लिए, बीपीजी के लिए 2,20,000 ही फिगर आएगा। तो आप कुछ भी चेंजेस करो उसका कोई इंपैक्ट एज सच पड़ना नहीं है, नॉर्मली नहीं पड़ता है, पर बार्गेन परचेज गेन के कारण एक इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि पहले आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 से बढ़ेगा थ्रू कैपिटल रिजर्व, और बाद में आपका लॉस 10,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 11 रुपये पे मेजर करना है आपको, तो वो जो लॉस है वो पीआरएल में जाएगा। इफेक्टिवली आपके टोटल रिजर्व सेम रहेंगे, लेकिन आपका जो ब्रेकअप है रिजर्व्स का वो डिफरेंट। वंस अगेन द प्रॉब्लम हियर इज व्हाट, द प्रॉब्लम इज अगेन कि ये वापस से इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन जो दिया उसमें उन्होंने ऐसा बेस्ड ऑन वॉट एवर पेपर्स आई हैव सीन, द सैम्पल साइज विच आई हैव, उन्होंने इस तरह का कोई एडजस्टमेंट एज सच पर से डिस्कस नहीं किया। तो द मार्किंग्स विच दे हैव गिवन, क्योंकि सजेस्टेड आंसर तो अभी पब्लिश नहीं है, उसमें देख के लगा नहीं कि ऐसा कुछ भी उन्होंने सोचा है। दे हैव गिवन प्लेन सिंपल रीमेजर कर दीजिए 220 पे और 20,000 का लॉस बुक कर दीजिए। अब वापस प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट जो लॉजिकली वहाँ सोच रहा है उसके दिमाग में ये कन्फ्यूजन आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ये चीज़ लिख देते कि इक्विटी मेथड इज टू बी अवॉइडेड फॉर, तो स्टूडेंट के लिए आसान हो जाता। इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन सही करने के बावजूद भी सही नहीं होता है, मार्क्स कटते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ऐसी गलतियों के लिए तो इंस्टीट्यूट को 20 की जगह 25 मार्क देना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमको फ्री में मार्क्स चाहिए, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा बनाए हैं कि इसमें इतने सारे इश्यूज है और इसमें हमारा जो एक्स्ट्रा समझ आता है वो हमारे दूसरे क्वेश्चन को इम्पैक्ट करता है। और अकाउंटिंग एक्सपर्ट है तो इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप फाइनल बना रहे हो, डिग्री सिग्नेचर पावर दे रहे हो अगर किसी को, तो क्वेश्चन पेपर और उसके सोल्यूशंस तो सही बने। ये दूसरी एरर है, ये ज़्यादा सोचना होगा, इसलिए इस बारे में डिस्कस करना ठीक नहीं है। बट 35,000 रुपीज़
कि नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर 84,000 की कॉस्ट पे खरीदा है, तो इंटर कंपनी में आपको ऑफसेट करके 84 और 35 ऑफसेट करना पड़ेगा। बट आप देखिए यहाँ पे डेट दी हुई है 1 जनवरी 2022, आपकी बैलेंस शीट कंसोलिडेट हो रही है मार्च 2023 की। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 8% डिवेंचर है, इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8% हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि नॉमिनल वैल्यू इसकी 35,000 है और आपने खरीदा 84,000 में, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कुछ और ही आएगा। और अब उस बारे में कुछ बात नहीं करी है तो कुछ नहीं किया है। कंसेप्चुअली ये गलत है, पर ठीक है, इसमें आज सच परेशान नहीं होना चाहिए। सिंपल इस दोनों का जो डिफरेंस होएगा उसको आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। अगला इशू देखिए। क्वेश्चन ने बोला है कि डिविडेंड 10% पे किया है सब्सिडरी ने आउट ऑफ बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। एंटायर डिविडेंड रिसीव बाय हैमर वाज क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट किया ये लिखना वो भूल गए। तो अगर किसी स्टूडेंट ने माना है कि ये शुरू के 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसका भी आंसर सही होना चाहिए। किसी ने माना है 6 महीने के बाद हुआ है तो वो भी आंसर सही होना चाहिए। जितने मैंने देखे उसमें तो उन्होंने यही देखा है 6 महीने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट हुआ था 1 अक्टूबर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी इन दोनों पे डिविडेंड मिला। टेक्निकली आपकी एजीएम तो 30 सितंबर तक ही हो जाती है, ठीक है, इतना कहाँ सोचते हैं। तो इन्होंने ये माना है दोनों पे मिला। ये इनकी गलती है। दिस इज मोर देन अ कंसेप्चुअल एरर, दिस इज अ ड्राफ्टिंग एरर ऑफ द क्वेश्चन। दे शुड हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड। बच्चे का फिर यहाँ पे 2-5 मिनट सोचने में समय खराब होता है पेपर में ऐसी गलतियों के कारण। इसके अलावा व्हाट दे हैव डन इज दे हैव सेड 1 अक्टूबर को, इनफैक्ट लास्ट वाला ये एडजस्टमेंट देखिए इंटर कंपनी ट्रांसफर्स का, दिस वन 25,000 के गुड्स 30,000 में हैमर ने परचेज किए, तो अब स्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। 5,000 रुपीज़ का सब्सिडी ने प्रॉफिट अर्न किया है, 40% इसमें से अनरियलाइज्ड है, तो 2,000 रुपीज़ का अनरियलाइज प्रॉफिट। जो मैंने कॉपी देखी उसमें स्टूडेंट ने क्या किया था, तो आई हैव सीन मल्टीपल कॉपीज बट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द कॉपी वेयर आई हैव स्पेसिफिकली सीन दिस एडजस्टमेंट। उसमें 2,000 रुपीज़ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से उसने कम कर दिया। आंसर गलत कर दिया। शायद इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि भाई ये साल भर में, क्योंकि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दिया है तो साल भर में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो जो शुरू के 6 महीने का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो प्री एक्विजिशन पीरियड का है, मुझे उससे मतलब नहीं है। जो आखिरी के 6 महीने का इंटर कंपनी ट्रांसफर है उससे रिलेटेड अनरियलाइज प्रॉफिट हटाना है, जो कि इस पर्टिकुलर केस में 2,000 का 50% 1,000 होना चाहिए शायद। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़, आप ऐसा कैसे मान रहे हो कि वेटेड एवरेज मेथड फॉलो किया जा रहा है? फीफो भी तो हो सकता है। आपने तो स्पेसिफाई नहीं किया है कि वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रही है कंपनी। वेटेड एवरेज है तो आप मान सकते हो जो स्टॉक बचा है वो थ्रू आउट द ईयर के स्टॉक में से बचा है, बट अगर फीफो है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो स्टॉक बचा होगा 40%, ये लास्ट 40% सेल्स का होगा, विच डेफिनेटली इज लास्ट 4.8 मंथ्स, विच इज डेफिनेटली लास्ट 6 मंथ्स वाला पोस्ट एक्विजिशन पीरियड वाला पीरियड। तो पूरा 2,000 भी माइनस करना उस लॉजिक से गलत नहीं। हालांकि स्टूडेंट ने लिखा नहीं था कि फीफो बेसिस मैंने एज्यूम किया है, बट विद दैट assumption द सोल्यूशन लॉजिकली इज नॉट करेक्ट। सेकेंड, क्योंकि शुरू के 6 महीने में भी आपकी एसोसिएट है और ये अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, सब्सिडरी एज एन एसोसिएट ने पेरेंट को बेचा है, तो वहां पर भी अनरियलाइज प्रॉफिट में जो पेरेंट का शेयर है वो हटना चाहिए। उससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। अब ये सब कंसेप्चुअल इश्यूज है। इंडेस के अनुसार अगर मैं चीज़ों को पढ़ के इंटरप्रेट करके निकालता हूं तो ये चीज़ों पे देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड देयर कुड बी ऑल्टरनेट करेक्ट सॉल्यूशंस। या तो इंस्टीट्यूट वो सारे ऑल्टरनेट करेक्ट सॉल्यूशंस को करेक्ट मान के उसके हिसाब से आंसर दे, या माने की गलती हुई है। मान के क्या होगा, आगे वाले स्टूडेंट्स के लिए बता दे कि भैया ये क्या करना है, ऐसा हमको रट के जाना है या एज पर इंडेस लिखना, और एज पर इंडेस लिखेंगे तो क्या मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी तक तो नहीं मिलते हैं तो अपन मान के चल रहे हैं आगे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि जो सजेस्टेड आंसर आएगा उसको याद कर लेंगे और मान लेंगे, और उम्मीद करेंगे कि अगली बार भी इंस्टीट्यूट वही गलती वापस से दोहराए। दिखने में ये बहुत कंसेप्चुअल और बारीक प्रॉब्लम है, बट इसका इशू क्या होता है, जैसे ये 1-2,000 की गलती आपकी हुई तो ऐसा नहीं है इसके 1 या 2 मार्क कटेंगे एडजस्टमेंट के। सबसे पहले एडजस्टमेंट आपका गलत हुआ अनरियलाइज प्रॉफिट का, उसके मार्क कटे। आपकी इन्वेंटरी बैलेंस शीट में गलत हो गई, उसका आधा मार्क और कट गया आपका। इसके कारण आपका क्या हुआ, सब्सिडरी के एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट गलत हो गया,
तो उसके कारण आपका एओपी गलत हुआ, एनसीआई गलत हुआ, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस गलत हुए, जिससे आपकी अदर इक्विटी पे इम्पैक्ट आया। तो आप समझो कि हो सकता है कि इस छोटे से एक एडजस्टमेंट के गलती नहीं, इंस्टीट्यूट से हमारा आंसर मैच नहीं हुआ, उसके कारण हमारे इस 20 मार्क के क्वेश्चन में 4 से 5 मार्क कट जाए। ऐसे कैसे हम तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, इंडेक्स के अनुसार पढ़ेंगे। सिलेबस में बोल दीजिए इंडेक्स सिलेबस में नहीं है, बस ये जो स्टडी मटेरियल है ये सिलेबस में है, इसके बाहर कुछ भी आएगा तो आपकी किस्मत। This remains a big concern that there are these conceptual issues. What remains to be now done is the institute needs to ideally accept all alternate answers, allow students to reassess their marks and reconsider it, and give a clear-cut guideline what should be the approach for the coming attempts. ये समय दोस्तों कि दिस शुड बी रेज्ड अप एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि अगर मे 24 में मटेरियल से क्वेश्चन मटेरियल पेपर आ गया तब तो ठीक है, पर वापस नए क्वेश्चन आए और फिर इस तरह की गलतियां हुई तो अल्टीमेटली वी आर ऑल जस्ट लेफ्ट टू लक। क्वेश्चन में और भी जगह एरर है, इस आपके क्वेश्चंस में भी देयर आर ड्राफ्टिंग एरर्स विच आर देयर, बट लेट्स सी कंसोलिडेशन में ही इंस्टीट्यूट क्या करके देता है होगा, तो देन इन दैट केस वी विल डिस्कस ऑल दी अदर कंसर्न्स इन द पेपर एज वेल। जिस दिन एग्जाम हुई थी उस दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था, बताया था इसमें इश्यूज हैं, आप लोग परेशान मत हो, आगे के पेपर पे ध्यान दो। बट आई हैव पर्सनली सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जस्ट बिकॉज दे वर kind of became blank with this paper of FR, particularly this particular consolidation question people have tried. It not just affected their paper of FR, उसका impact उनके अगले पेपर AFM तक गया है, इसके लिए कईयों का अटेम्प्ट, कईयों के 6 महीने, कईयों का करियर दाव पर लगा। There needs to be some accountability for it.